है, वित्तीय वर्ष कहाँ से प्रारंभ होता है या वित्तीय वर्ष क्या होता है, ठीक है। समय उसका पूछा गया है, तो आपका ऑप्शन है 1 जनवरी से, 1 जुलाई से, 1 अप्रैल से। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का ये अपना वित्तीय वर्ष रहता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। ये भारत की बात हो रही है कि किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। तो जो ऑप्शन दिया है बिहार, पंजाब, हरियाणा और गोवा, तो राइट आंसर हो जाएगा गोवा। गोवा का जो प्रति व्यक्ति आय है वो सबसे अधिक है इंडिया में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, बिहार के किस जिले, अब देखिए यहाँ पे बात बिहार की हो रही है, और किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। तो ऑप्शन है पटना, गया, शिवहर, नालंदा। तो यदि सर्वाधिक की बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा पटना, ठीक है। इसको अच्छे तरीके से आप याद रखेंगे कि बिहार में अगर जिले की बात करें तो पटना का जो प्रति व्यक्ति आय है वो सर्वाधिक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अच्छा, इससे रिलेटेड एक और चीज आप याद रख सकते हैं कि जो सेकंड नंबर पे जो है वो है बेगूसराय, और थर्ड नंबर पे है मुंगेर। तो एक सीक्वेंस भी याद रखेंगे, फर्स्ट नंबर पे पटना है और सेकंड नंबर पे क्या आ जाएगा, बेगूसराय, ठीक है। सेकेंड नंबर पे आ जाएगा आपका बेगूसराय, और थर्ड नंबर पे आ जाएगा मुंगेर, ठीक है। थर्ड नंबर पे मुंगेर याद रखेंगे। और यदि सबसे कम की बात की जाए कि सबसे कम न्यूनतम बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय यदि न्यूनतम की बात करें तो न्यूनतम में आ जाएगा शिवहर, ठीक है। ये याद रखेंगे, शिवहर डिस्ट्रिक्ट जो है इसकी सबसे कम है प्रति व्यक्ति आय बिहार में। तो इससे रिलेटेड आप ये 2-3 इंफॉर्मेशन याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, उत्पादन एवं आय गणना विधि आर्थिक दृष्टिकोण से है, सहज है, वैज्ञानिक है, व्यावहारिक है या उपयुक्त तीनों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त तीनों। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत की राष्ट्रीय आय सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया था। राष्ट्रीय आय का जो अनुमान है वो सर्वप्रथम किसने लगाया था, तो याद रखेंगे दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। क्या क्वेश्चन है एक बार फिर से देख लीजिए, भारत की राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया था, तो दादा भाई नौरोजी सही से इसको याद रखेंगे। और ये कब लगाया था यदि साल पूछा जाए तो 1868, ये साल भी याद रखेंगे, ठीक है। और उस समय प्रति व्यक्ति आय जो है वो कितना अनुमान लगाया गया था, 20 रुपीज, 20 रुपए प्रति वर्ष। ये था उस समय प्रति व्यक्ति आय जो दादा भाई नौरोजी के द्वारा लगाया गया था, अंदाज लगाया गया था, ठीक है। तो इससे रिलेटेड आपको कितना चीज याद रखना है, आप ध्यान से देख लीजिए कि राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया था, तो नाम याद रखेंगे दादा भाई नौरोजी। कब, तो 1868। अब देखिए कभी कभी कंफ्यूज बच्चे हो जाते हैं, वो 1968 लिख देते हैं, ऑप्शन में दोनों चीज रहता है। तो आपको याद रखना है 1868, और कितना था, तो 20 रुपीज प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया था। इस क्वेश्चन का चर्चा हम लोग पिछले क्वेश्चन में कर चुके हैं। इसका आंसर क्या होगा, आप कमेंट कर दीजिए इसका आंसर कि राष्ट्रीय आय का अनुमान जो है वो कब लगाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसकी रचना है। देखिए ये एक किताब है जो कि दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखा गया था, और इसी किताब में जो भारत का प्रति व्यक्ति आय है वो अंदाज लगाया गया था, अनुमान लगाया गया था, ठीक है। तो ये जो बुक है ये लिखा गया था दादा भाई नौरोजी के द्वारा। तो बुक का नाम याद रखेंगे, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, दादा भाई नौरोजी के अनुसार 1868 में भारत की प्रति व्यक्ति आय कितनी थी। इस क्वेश्चन का भी हम लोग डिस्कशन पिछले क्वेश्चन में कर चुके हैं। तो इसका आंसर यदि आप देख रहे हैं सही तरह से वीडियो को तो इसका आंसर भी आप आसानी से दे पाएंगे। तो ये आपके ऊपर हम छोड़ देते हैं, इसका आंसर आप कमेंट कर दीजिए हमको। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, राष्ट्रीय आय समिति का गठन किस वर्ष हुआ था। तो बात हो रही है राष्ट्रीय आय समिति, ठीक है। इसको अच्छे तरीके से याद रखेंगे, नाम राष्ट्रीय आय समिति कब हुआ था, तो 1949 में। अगर डेट याद रखना हो तो 4 अगस्त, ठीक है, 8वां महीना, 4 अगस्त 1949, ठीक है। ये याद रखेंगे, राष्ट्रीय आय समिति का गठन कब हुआ था, तो 4 अगस्त 1949 को, ठीक है। डेट सही याद अन्यथा आपका जो ऑप्शन है 1949
तो इसको आप इजीली याद रख सकते हैं। और यदि इसके अध्यक्ष की बात किया जाए कि इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो प्रथम अध्यक्ष कौन थे? पीसी महालनोबिस। ठीक है, महालनोबिस प्रथम अध्यक्ष थे। ठीक है, तो ये याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि आप इकोनॉमिक्स पढ़ते होंगे तो आपको, आप इस नाम से फेमिलियर होंगे। ठीक है, राष्ट्रीय आय समिति का गठन कब हुआ था? तो 4 अगस्त 1949 को। प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो पीसी महालनोबिस प्रथम अध्यक्ष थे। ठीक है, इतना से याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। गरीबी गरीबी को जन्म देती है, यह कथन किसका है? तो यह कथन है रैगनर नर्क्से का, ये याद रखेंगे। ठीक है, ये स्टेटमेंट है, गरीबी गरीबी को जन्म देती है, ये बात किसने कहा था? तो रैगनर नर्क्से ने कहा था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, राष्ट्रीय आय का अर्थ है। ऑप्शन है सरकार की आय, सार्वजनिक उपक्रमों की आय, पारिवारिक आय, उत्पादन के साधनों की आय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उत्पादन के जो भी साधन है उससे जो भी प्राप्त आय है वो क्या हो जाता है? आपका राष्ट्रीय आय। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, तीसा 1929 से 33 की भयानक आर्थिक मंदी से उबारने के लिए किसने सुझाव दिया था? ऑप्शन नंबर ए ही इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्रोफेसर किन्स ने इसका सुझाव दिया था कि कैसे इस आर्थिक मंदी से हम बाहर निकल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है। तो ये हो जाएगा, ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO। लेकिन इससे रिलेटेड कुछ चीजों को आप याद रखेंगे कि बात है मई, नेक्स्ट क्वेश्चन, मई 2019 की, जब भारत सरकार ने क्या किया, CSO और NSSO ये दो संस्था को मिला के एक नई संस्था बनाया गया, कौन? NSO। ठीक है, तो ये याद रखेंगे, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो राष्ट्रीय आय की गणना इसमें से कौन कर रहा है? CSO। लेकिन याद रखेंगे कि मई 2019 में CSO और NSSO को मिला के क्या बना दिया गया है? NSO। ठीक है, ये भी अपने दिमाग में आप रखेंगे। यदि ऑप्शन में आपका CSO नहीं दिया रहे तो NSO रहेगा। ठीक है, कब विलय किया गया था CSO और NSSO को? कब विलय किया गया था? तो मई 2019 में। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CSO की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, तो इसकी स्थापना 1951 में हो गया था। ठीक है, CSO की स्थापना 1951 में। अगर डेट पूछा जाए तो ये हुआ था 2 मई को। ठीक है, 2 मई 1951 को इसकी स्थापना हुआ था। फुल फॉर्म यदि इसका पूछा जाए तो ऐसे तो लिखा हुआ है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, लेकिन इंग्लिश में पूछा जाए तो क्या हो जाएगा? सेंट्रल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन। CSO का फुल फॉर्म सेंट्रल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, स्थापना कब हुआ था? 2 मई 1951 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि है क्वेश्चन नंबर 15, प्रति व्यक्ति आय का आशय है। प्रति व्यक्ति आय क्या होता है? संपूर्ण आय, औसत आय, राष्ट्रीय आय या सीमांत आय? तो प्रति व्यक्ति आय की जब भी हम बात करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? औसत आय हो जाएगा, क्योंकि कुल में संख्या से भाग देते हैं हम तो क्या प्राप्त होता है? हमको औसत भी प्राप्त होता है, और उसी को हम क्या कह देते हैं? प्रति व्यक्ति आय। कुल जनसंख्या में क्या करते हैं, जो कुल राष्ट्रीय आय है उसमें कुल जनसंख्या से हम क्या करते हैं? भाग देते हैं। इसी प्रकार से तो हम औसत भी निकालते हैं किसी भी चीज का, तो प्रति व्यक्ति आय को ही हम क्या कहेंगे? औसत आय कहेंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं, आय वह पारिश्रमिक है जो किसी को उसके कार्य के बदले मिलता है। यह कार्य हो सकता है। अब देखिए, कहा जाता है कि आय किसको कहते हैं? तो वो पारिश्रमिक है जो किसी को काम के बदले मिलता है, कोई कार्य के बदले मिलता है। वो कार्य कैसा कार्य करता है? शारीरिक कार्य करता है कि मानसिक कार्य करता है? और ऑप्शन नंबर सी है दोनों कार्य। तो देखिए, जो भी पारिश्रमिक मिलता है वो दोनों कार्य के बदले में मिलता है। ठीक है, चाहे वो मानसिक कार्य कर रहा हो या फिर शारीरिक कार्य कर रहा हो। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, श्रम का पारिश्रमिक क्या कहलाता है? अब देखिए, यहां से जो एक क्वेश्चन का सीरीज प्रारंभ होगा इसको आप अच्छे तरीके से देखेंगे। श्रम, श्रम का जो पारिश्रमिक, कोई काम किया उसके बदले में जो उसको मिला
पारिश्रमिक, तो उसको हम क्या कहेंगे, मजदूरी। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट इसी टाइप का क्वेश्चन है कि पूंजी का पारिश्रमिक क्या कहलाता है। पूंजी है किसी के पास और उससे जो उसको प्राप्त हो रहा है पारिश्रमिक, जो भी उसको मिल रहा है एक्स्ट्रा चीज, तो उसको हम क्या कहते हैं, तो पूंजी वाले को क्या कहेंगे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब्याज। पूंजी के बदले में क्या मिलता है, ब्याज मिलता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 है, भूमि का पारिश्रमिक क्या कहलाता है। भूमि के बदले में जो मिलता है हमको एक्स्ट्रा चीज, तो उसको हम क्या कहते हैं, तो लगान। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, लगान। ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, व्यवस्थापक का पारिश्रमिक क्या कहलाता है। जो व्यवस्थापक है उसको जो मिलता है उसके काम के बदले में, तो उसको हम क्या कहेंगे, तो वेतन कहेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए ये जो क्वेश्चन, पिछले 2-3 क्वेश्चन को हम देख रहे हैं, सेम टाइप का क्वेश्चन है, तो इसमें आप कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, एक जगह इसको लिख के यदि आप देखेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा और कंफ्यूजन नहीं होगा। उद्यमी जो है उसको जो पारिश्रमिक मिलता है तो वो क्या होता है, अब ध्यान से देखेंगे, जो उद्यमी है उसको लाभ भी हो सकता है और हानि भी हो सकता है, तो इसीलिए उद्यमी का पारिश्रमिक क्या कहलाता है, लाभ या हानि। जो भी, या फिर आप साधारण भाषा में समझ सकते हैं कि बिजनेसमैन कोई है, तो बिजनेसमैन को जो उसके काम के बदले में तो क्या मिलता है, या तो लाभ भी हो सकता है और हानि भी हो सकता है। तो उद्यमी के लिए भी आप सेम रूल अप्लाई करेंगे कि उद्यमी का पारिश्रमिक क्या कहलाता है, तो लाभ या हानि। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, बिहार बिहार की अर्थव्यवस्था में किसका मुख्य योगदान है। मुख्य योगदान किसका है, तो कृषि का जो है मुख्य योगदान है। अधिकतर लोग जो बिहार में है वो किसके ऊपर निर्भर कर रहे हैं, कृषि के ऊपर निर्भर है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23, राज्य घरेलू उत्पाद, स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है का आकलन किया जाता है। ये कैसे आकलन किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्तमान मूल्य पर भी किया जाता है और स्थिर मूल्य पर भी। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, किसी राज्य के नागरिकों का जीवन स्तर निर्भर करता है। जीवन स्तर किस चीज पे निर्भर करेगा, जो भी कोई भी राज्य में, किसी भी राज्य में जो लोग रह रहे हैं इसका जीवन स्तर किस चीज पे निर्भर करेगा, तो वहां का जो शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद है इस चीज पे निर्भर करेगा कि वहां का जीवन स्तर कैसा होगा। यदि ये उच्च रहेगा तो जीवन स्तर भी अच्छा रहेगा, और ये निम्न रहेगा तो वहां का जीवन स्तर भी खराब रहेगा, ये निम्न स्तर का रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम। देखिए ये क्वेश्चन फिर से वापस आ गया। ठीक है, इस क्वेश्चन के बारे में हम लोग डिस्कस पहले कर चुके हैं, तो यदि आप वीडियो को सही तरह से देख रहे हैं तो आप इजीली इसको कंप्लीट कर पाएंगे। ठीक है, क्या क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। तो हम लोग सर्वाधिक भी देख लिए थे, फर्स्ट सेकंड थर्ड नंबर पे कौन है, इसके बारे में भी चर्चा कर लिए थे, और वहीं पे चर्चा किए थे कि सबसे कम भी किसका है। तो आप इसको, इसका जो आंसर है आप कमेंट कर दीजिए, ताकि हमको ये पता चल सके कि आप लोग सही तरीके से देख रहे हैं, क्वेश्चन को समझ रहे हैं। ठीक है, तो इंतजार रहेगा हमको कि आप इसका कमेंट करें। सबसे कम किस जिले का, याद रखिएगा बिहार के बारे में पूछा गया कि बिहार के किस जिले में। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना के लिए सर्वमान्य प्रामाणिक संस्था कौन सी है। राष्ट्रीय आय की गणना करना है तो इसके लिए क्या हो जाएगा, CSO। पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं CSO, और हम लोग ये भी देख चुके हैं CSO और NSSO को मिक्स करके विलय करके क्या बनाया गया है, NSO बनाया गया है। कब बनाया गया है, मई 2019 में, ये भी याद रखें। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी CSO। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, राष्ट्रीय आय के सूचकांक में वृद्धि होने से क्या होता है। अब देखिए ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। मान लीजिए किसी देश का जो राष्ट्रीय आय है वो 100 रुपए है। ठीक है, 100 रुपए से मतलब उस देश का टोटल, उस देश के पास मान लीजिए कितना पैसा, 100 रुपए। अब यहां से बढ़ के हो गया 150 रुपए, तो राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगी। अब राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगा तो वहां का जो स्थिति है वो क्या होगा, आर्थिक विकास की ओर जा रही है, आर्थिक पतन हो रहा है। तो स्वाभाविक सी बात है कि क्या होगा, आर्थिक विकास। तो क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, आर्थिक विकास। आई होप कि समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, सकल राष्ट्रीय उत्पाद GNP की बात हो रही है, तो GNP में शामिल होता है क्या क्या, शामिल होता है देश के निवासियों द्वारा उत्पादित वस्तु, ये तो शामिल होगा ही होगा। विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय, जो
देश के नागरिक के द्वारा जो विदेशों में उत्पादित किया गया है वो भी तो इसमें जुटता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर जो 28 है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 है, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद एनएनपी प्राप्त करने के लिए जीएनपी में क्या घटाया जाता है। देखिए एनएनपी यदि प्राप्त करना है मतलब कि जी से एन की ओर जाना है तो हम क्या करते हैं, इसके लिए जो मूल्य ह्रास है इसको घटाते हैं, जो उसके वैल्यू में कमी आया, गिरावट आ गया, टूट फूट हो गया है तो उसको हम क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। तो हमको क्या प्राप्त हो जाता है, एनएनपी प्राप्त हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 है, राष्ट्रीय आय बराबर शुद्ध आय, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद माइनस अप्रत्यक्ष कर प्लस, तो प्लस में क्या करेंगे, तो जो सब्सिडी मिलता है इसको ऐड कर देंगे। ठीक है, तो इससे हमको क्या प्राप्त हो जाएगा, राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, एनएनपी में जो इनडायरेक्ट टैक्स है, जो अप्रत्यक्ष कर है उसको घटा देते हैं और साथ में सब्सिडी को जोड़ देते हैं, तो हमको प्राप्त हो जाता है राष्ट्रीय आय। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 है, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत सरकार ने कब राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया। राष्ट्रीय आय समिति सीधे तौर पे अगर देखा जाए तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि राष्ट्रीय आय समिति का गठन कब किया गया है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 अगस्त 1949। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, याद रखेंगे। और हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं इस क्वेश्चन के बारे में कि 4 अगस्त 1949। ठीक है, इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो यदि आप वीडियो को अच्छे तरीके से देख रहे हैं तो आपको पता होगा कि राष्ट्रीय आय समिति जो है इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो हम आपसे आशा रखेंगे कि आप इसके अध्यक्ष का नाम कमेंट करें और क्वेश्चन नंबर के साथ कमेंट किया करिए। ठीक है, जैसे क्वेश्चन नंबर 31 है ये, तो 31 का जो इसमें पूछा गया है, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर के साथ यदि आप आंसर करते हैं तो थोड़ा समझ में आता है हमको कि हाँ इस क्वेश्चन का आंसर ये स्टूडेंट सही दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है राष्ट्रीय आय समिति का गठन कब किया गया था, इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 अगस्त 1949। लेकिन इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे ये आप हमको कमेंट में बताएंगे। ठीक है, पिछले क्वेश्चन में हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं इसके बारे में। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 है, राष्ट्रीय आय समिति के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। अच्छा चलिए यहाँ पे क्वेश्चन भी आ गया, तो जो सेम क्वेश्चन हम क्वेश्चन नंबर 31 में पूछे थे वही सेम टू सेम यहाँ पे क्वेश्चन भी आ गया है, तो ये भी हम छोड़ दे रहे हैं, इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिए क्योंकि पहले इस क्वेश्चन पे हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, राष्ट्रीय आय समिति का प्रथम अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, तो ऑप्शन आपका प्रोफेसर पीसी महालनोबिस, दादा भाई नौरोजी, डॉक्टर मनमोहन सिंह, जवाहरलाल नेहरू। तो राइट आंसर क्या होगा, हमें इंतजार रहेगा कि आप कमेंट करेंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर है 33, भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है। राष्ट्रीय आय प्राप्त कर रहे हैं, अब राष्ट्रीय आय जब प्राप्त कर रहे हैं तो उसमें प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र सबका योगदान है, लेकिन पूछा गया कि सर्वाधिक योगदान किसका, किस क्षेत्र का है। तो राष्ट्रीय आय प्राप्त करने जो राष्ट्रीय आय है भारत का, इसमें सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है, तृतीय क्षेत्र का है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत की राष्ट्रीय आय में सबसे कम योगदान, अभी इसके पिछले क्वेश्चन में देखे थे सर्वाधिक योगदान किसका है, यहाँ पे पूछा गया है सबसे कम योगदान किसका है, तो सर्वाधिक योगदान तृतीय क्षेत्र का था और सबसे कम योगदान किसका होगा, प्राथमिक क्षेत्र का होगा। 34 का ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35 है, राष्ट्रीय आय को मापने की प्रमुख विधियां कितनी हैं। कितने तरीके से हम लोग राष्ट्रीय आय को मापते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको अच्छे तरीके से आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 35, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 3। अब वो कौन कौन सी विधि है, तो एक हो जाएगा आपका उत्पादन विधि, उत्पादन विधि हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा आपका आय विधि, ठीक है, आय विधि हो जाएगा, और तीसरा हो जाएगा व्यय विधि। ठीक है, तो इसको ये तीनों विधि होता है। ठीक है, किस चीज का यह विधि है, तो राष्ट्रीय आय को मापने की प्रमुख विधि है, उत्पादन विधि, आय विधि और व्यय विधि। तो ये तीनों विधि का नाम भी याद रखेंगे और कितने हैं वो तो याद रखना ही रखना है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय आय मापने की विधि नहीं है। चलिए अब यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया गया है, उत्पादन गणना विधि, आय गणना विधि, व्यय गणना विधि, निवेश गणना विधि।
तो अभी जस्ट पिछले क्वेश्चन में इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं कि राष्ट्रीय आय को मापने के कितनी विधियां हैं और वो कौन कौन सी है। तो इसका भी आंसर हम यहाँ पे नहीं लगा रहे हैं, आप लोग कमेंट में इसका आंसर दे देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 है। क्वेश्चन है प्रति व्यक्ति आय का सूत्र क्या होता है। ऑप्शन है राष्ट्रीय आय डिवाइडेड बाय कुल जनसंख्या, तो यही राइट आंसर हो जाएगा कि राष्ट्रीय आय में कुल जनसंख्या से क्या करते हैं, भाग देते हैं, तो हमको क्या प्राप्त हो जाता है, प्रति व्यक्ति आय प्राप्त हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आर्थिक विकास का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। जीवन स्तर को ऊंचा उठाना, बिल्कुल होता है। गरीबी कम करना, ये भी होता है। रोजगार बढ़ाना, ये भी होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। उम्मीद करते हैं ये जो सीरीज है आपको पसंद आ रहा होगा, तो यदि पसंद आता है तो इसको जरूर लाइक करिए, क्योंकि हम लोग 20 से 25 मिनट के अंदर में 50 क्वेश्चन को विस्तार से देख लेते हैं एमसीक्यू, और बोर्ड एग्जाम के लिए एमसीक्यू का कितना महत्व है ये तो आपको पता होना चाहिए। इसीलिए इन्हीं सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए हम लोग एमसीक्यू सीरीज को प्रारंभ किए हैं, और जिसमें प्रत्येक चैप्टर का जो एमसीक्यू है हम लोग कवर करेंगे, और वो भी सभी विषयों का। ठीक है, तो जुड़े रहिए और देखते रहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 39, जो कि है आय और उपभोग का अंतर क्या कहलाता है। आय और उपभोग, मान लीजिए कि 100 रुपए किसी का आय है, ठीक है, ध्यान से समझेंगे, और इसमें से 70 रुपीज का उन्होंने उपभोग कर लिया, मतलब इस्तेमाल कर लिया, खर्च कर लिया, यूज कर लिया। ठीक है, तो बताइए इसका अंतर, अंतर मतलब इसको घटाएंगे तो बचा कितना, 30 रुपए। तो ये 30 रुपए क्या हो गया, उसका बचत हो गया। तो आय और उपभोग का अंतर क्या कहलाता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा इसका, बचत। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर है 40। जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होती है वह देश कहलाता है। अब देखिए क्वेश्चन है कि जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होगा, राष्ट्रीय आय मतलब देश का आय अधिक होगा, तो वह देश क्या कहलाएगा, विकसित देश कहलाएगा, अमीर देश है वो। ठीक है, तो विकसित देश कहलाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 है, वर्तमान में बिहार की आय में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है। बिहार की जो आय है इसमें से कृषि क्षेत्र का, औद्योगिक क्षेत्र का, सेवा क्षेत्र का या विदेशी व्यापार का। बिहार की आय में सबसे अधिक योगदान किस क्षेत्र का है, तो सेवा क्षेत्र का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। ठीक है, चलिए देख लेते हैं, योजना काल में भारत की औसत वार्षिक विकास दर रही है लगभग कितना रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 4.2, बी नंबर। ये याद रखेंगे, एक कह सकते हैं कि डेटा वाला क्वेश्चन है, जो कि आपको फिक्स याद ही रखना है कि योजना काल जब तक चल रहा था तो इसमें भारत की जो औसत वार्षिक विकास दर थी वो कितना थी, 4.2। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, 2008 से 9 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय कितनी थी। देखिए बहुत ही पुराना डेटा है, ठीक है, तो यहाँ पे 25,494 है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको याद रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, सन 2012-13 में भारत की प्रति व्यक्ति आय कितनी थी। अब यहाँ पे 12-13 की बात हो रही है, तो ये थोड़ा बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 68,757। वैसे तो इतना पुराना डेटा याद रखना उतना जरूरी नहीं है, तो आप चाहें तो इस क्वेश्चन को स्किप भी कर सकते हैं। ठीक है, निम्न में से कौन सा देश विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है। विकसित अर्थव्यवस्था की बात हो रही है, ठीक है, तो नेपाल नहीं, बांग्लादेश नहीं, श्रीलंका नहीं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 46 है, पूंजी निर्माण निर्भर करता है। पूंजी निर्माण किस चीज पे निर्भर करता है, आपका ऑप्शन है उपभोग पर नहीं, आय पर नहीं, बचत पर हाँ। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कि अगर अधिक बचत हो रही है तो इसका मतलब है पूंजी निर्माण अधिक हो रहा है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 47। अर्थशास्त्र में आय का क्या महत्व होता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आय का क्या महत्व है। कहा जाता है यह आर्थिक विकास का मापक है, यह जीवन स्तर को निर्धारित करता है, यह बचत और निवेश को प्रभावित करता है, और ऑप्शन नंबर डी है इसका उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि आय से यह जीव आर्थिक विकास का भी मापक है। अधिक आय है तो मतलब अधिक आर्थिक विकास हुआ है। ठीक है, जीवन स्तर को भी निर्धारित करता है, जिसका आय अधिक है तो इसका मतलब जीवन स्तर भी उसका क्या होगा, उच्च होगा, बेहतर होगा। ठीक है, और यह बचत और निवेश को भी प्रभावित करता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट देख लेते हैं, किसी देश की राष्ट्रीय आय में वृद्धि होने पर प्रति व्यक्ति आय पर क्या प्रभाव पड़ता है यदि जनसंख्या स्थिर रहे। अब देखिए ये वाला लाइन आप अच्छे से याद रखेंगे कि कब बात हो रही है, यदि जनसंख्या स्थिर हो। अब इसको उदाहरण से समझते हैं, मान लीजिए किसी देश का राष्ट्रीय आय है 100 रुपए, और वहां की कुल जनसंख्या है कितना, 20। ठीक है,
तो प्रति व्यक्ति आय कितना हो जाएगा, तो इसको डिवाइड करेंगे तो प्रति व्यक्ति आय कितना हो जाएगा 5। अब क्या कहा गया कि राष्ट्रीय आय में वृद्धि होना है, तो राष्ट्रीय आय में वृद्धि कर देते हैं। अब कितना कर देते हैं, दूसरा केस लेते हैं। अब राष्ट्रीय आय हो गया 140 रुपए, मान लीजिए 40 रुपए का वृद्धि हो गया। और कहा गया कि यदि जनसंख्या स्थिर हो तो जनसंख्या को हमको उतना ही रखना है, तो नीचे जनसंख्या रखते हैं। टोटल जनसंख्या 20 है, यहाँ भी 20 है तो यहाँ भी 20 रहेगा, ठीक है। तो अब देखिए इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 7। तो प्रति व्यक्ति आय पहले कितना था 5 और अब कितना हो गया 7। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, बढ़ती है। किसी देश की राष्ट्रीय आय में वृद्धि हो, राष्ट्रीय आय में वृद्धि हो गया 100 से 140 हो गया, पर प्रति व्यक्ति आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा, 5 से 7 हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, प्रति व्यक्ति आय बढ़ गई। लेकिन इस चीज को आप ध्यान से देखेंगे कि यदि जनसंख्या क्या हो, स्थिर रहे, यदि जनसंख्या भी मान लीजिए उसी रेशियो में बढ़ रहा है तब तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 49। कहा जाता है राष्ट्रीय आय गणना में दोहरी गणना की समस्या से बचने के लिए क्या किया जाता है। दोहरी गणना मतलब किसी वस्तु को कई बार नहीं गिना जाए उसमें, इसके लिए हम क्या करते हैं, केवल अंतिम वस्तुओं का मूल्य ही जोड़ा जाता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। दोहरी गणना मतलब किसी एक ही चीज को बार बार ना गिना जाए, इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, फाइनल गुड्स को गिनेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय के आंकड़े किस वित्तीय वर्ष के अनुसार जारी किए जाते हैं। शायद क्वेश्चन नंबर 1 भी यही था, इसी तरह का था कुछ, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 अप्रैल से 31 मार्च। तो ये था आज का आपका 50 क्वेश्चन जो कि इकोनॉमिक्स का चैप्टर 2 से है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चैप्टर 3 को, सॉरी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चैप्टर 3 को देखेंगे। तो आप जुड़े रहिए और देखते रहिए इसी तरह से। ये जो 50 क्वेश्चन है, आप इस चैप्टर को यदि आप ध्यान से पढ़े हैं और यदि इस वीडियो को ध्यान से देखें तो ये 50 क्वेश्चन आपके दिमाग में जरूर रहेगा, ठीक है। और बीच बीच में जो क्वेश्चन पूछा गया है तो हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप उस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करें, ठीक है। इसी तरह से जुड़े रहिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे चैप्टर 3, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही।